नेक्स्ट पे देखा किसी ड्रिलिंग सेक्टर ऑफ प्रेसर लाइन इंडिया में लैपटॉप में 5 प्लांट है पटना जमशेदपुर अम्बेडकर महिंद्रा यूनिवर्सिटी और लखनऊ जिसमें हम सभी गवर्नमेंट है। आइए मेट्रो की जर्नी को चलते हैं। सन 1958 में लखनऊ में नेपाल मल्टीमीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। सन 2011 में टाटा ने एमएस का अवार्ड से सम्मानित किया। सन 2015 में वेबको को सुपरस्टार ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। वेबको इज द मार्केट लीडर फॉर कमर्शियल पेपर इंडस्ट्री। हमने 2017-18 में 2103 करोड़ का बिजनेस किया और हमारे यहाँ टोटल 4434 एम्प्लॉय जिसमें 516 से अधिक इंजीनियर वर्क कर रहे हैं। ये हमारे कस्टमर से हम ऑल इंडिया वंस को सप्लाई करते हैं। ये हमारे कुछ प्रोडक्ट कन्वर्टेड और बाइंग है स्टूडियो एचएमवी और हमारे लखनऊ ब्रांच में 3 कस्टमर है टाटा मोटर्स, अशोका लेलैंड, वोल्वो सर। भाई साहब सुनील सिंह मैं टीम का लीडर हूं। तीसरा मैं टीम मेंबर भाई साहब कस्टमर से भाई साहब दीपचंद हो रहा है। भाई साहब शिखर शुक्ला, भाई साहब सूरज कुमार। हमारा प्रेसिडेंट है कृष्णा विक्रम जी का। हमने अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत 2019 में की। हमने अपने प्रोजेक्ट को मई 2019 में कंप्लीट किया जिसमें हमारे को 95% उपलब्धि दी गई। हमने अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 12 स्टेप कृषि अप्रोच का यूज किया। जैसा कि आप देख सकते हैं तो इसे कृषि अप्रोच की सहायता से हमने एक्टिविटी का प्लान किया। स्टेप 1 में प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपने प्लांट की सभी प्रॉब्लम्स को डीआरएम बोर्ड की सहायता से कैटेगरी ए बी सी में डिवाइड किया। जैसा कि हम जानते हैं कि कैटेगरी ए की प्रॉब्लम से प्रॉब्लम होती है जिसे हम सॉल्व करते हैं। कैटेगरी बी की प्रॉब्लम से प्रॉब्लम होती है जिसपे अदर डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है। कैटेगरी सी की प्रॉब्लम वे प्रॉब्लम होती है जिसमें टॉप मैनेजमेंट के अप्रूवल की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कैटेगरी ए की प्रॉब्लम 2 नंबर, कैटेगरी बी की प्रॉब्लम 9 नंबर और कैटेगरी सी की प्रॉब्लम 3 नंबर है और हमने देखा कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कैटेगरी बी में है। स्टेप 2 में प्रॉब्लम का सिलेक्शन करेंगे। इस प्रकार हमने कैटेगरी बी की प्रॉब्लम को प्रोडक्टिविटी कोड डिलीवरी सेफ्टी और मोरल में 1 से लेकर 9 तक रैंकिंग किया और हमने पाया कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम प्लस रो लाइन पे तुम्हारे डाउनलोड ना होती है। स्टेप 3 में प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। जिगर सिंह जी क्या आप क्लच को फंक्शन के बारे में बता सकते हैं? हम स्टेज में क्लच सर्वो इंजन फ्लाईव्हील से क्लच को अलग करने में लगने वाले ह्यूमन इफर्ट को रिड्यूस करता है और साथ ही साथ बहुत ही कम फोर्स लगाकर क्लच को इंजन फ्लाईव्हील से बहुत आसानी से अलग किया जा सकता है। जल्दी एक्टिवेटर नोट क्या होता है? जी हम टेस्ट में जब परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं तो आर बार में ये प्रेशर इनलेट पोर्ट पर लगाते हैं और टेस्टिंग के दौरान हमारा कंपोनेंट डिलीट ना होता है तो हमारी एसएमआई में एक्टिव होने से पर लोड नाटो में प्रदर्शित होता है। सुनिए एक्टिवेटर क्या है? इनलेट पोर्ट पे जब आर बार चाहिए प्रेशर लगाते हैं पिस्टन पे फोर्स जनरेट होता है। इससे पिस्टन अंदर की तरफ मूवमेंट करता है उसे एफर लोड कहते हैं और न्यूमेटिक पोर्ट के पिस्टन पर जब रिफ्लेक्शन फोर्स लगाते हैं तो उसे पिस्टन बाहर की तरफ मूवमेंट करता है जिसे एक्टिव लोड कहते हैं। आई ऑन कंडीशन में एक्टिव लोड पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है जिसका मान 400 से 500 न्यूटन होता है। आई ऑफ कंडीशन में एक्टिव लोड पॉजिटिव होता है जिसका मान 100 न्यूटन के बराबर होता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं एक्टिव लोड ऑन कंडीशन में नेगेटिव 476 है जहां पे हमारा पार्ट ओके रहता है बट हमारे बैक प्रेशर में एक्टिव लोड नेगेटिव होता है जो कि हमारी स्क्रीन है जो कि हमारे जहां पे पार्ट रिजेक्ट हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ओवरऑल लेकर पिस्टन लाइन में सबसे ज्यादा क्लच सर्वो है। क्लच सर्वो लाइन रिजेक्शन मोड को पृथक किया और पाया कि एक्टिव माइनस पर लोड मार्ट में सबसे अधिक है। उसके बाद लास्ट 3 मंथ का हमने डाटा रिजेक्शन लिया जिसमें देख सकते हैं मार्च 2019 में 16.67, अप्रैल में 14.26 और मई में 15.87 था। जैसा कि आप लाइव पैरामीटर में देख सकते हैं क्लच सर्वो लाइन का सबसे अधिक रिजेक्शन F2 माइनस F1 लोड है जो ओवरऑल रिजेक्शन का 56% है। स्टेप 4 में प्रॉब्लम एनालिसिस करेंगे। आइए हम 5W2 इस स्टेटमेंट की मदद से प्रॉब्लम को समझते हैं। मिस्टर लक्ष्मण क्या हमें बता सकते हैं क्या हुआ था? जी हां मिस्टर जी सर हमारी परफॉर्मेंस टेस्टिंग मशीन पे एक्टिव माइनस पर लोड ना होके आ रहा था। यह एक प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हमारा रिजेक्शन माउंट बढ़ रहा था और हमारी लाइन प्रॉपर्टी स्टॉप हो रही थी। ये कब डिटेक्ट हुआ? ये 21 मार्च 2019 में डिटेक्ट ये हुआ। कहां डिटेक्ट हुआ? ये लखनऊ में प्लस रो लाइन में डिटेक्ट हुआ। इसे किसने डिटेक्ट किया? इसे सूरज ने डिटेक्ट किया। इसे कैसे डिटेक्ट किया? इसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग मशीन पे डिटेक्ट हुआ। कितने नंबर पार्ट डिटेक्ट हुए? ये लगभग 28 नंबर पार्ट डिटेक्ट होता है। आइए अब अपनी लाइन के लेआउट के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी लाइन का लेआउट है। फाइनली जब परफॉर्मेंस टेस्टिंग मशीन पर पार्ट को चेक करते हैं तो कोई प्रॉब्लम हमें प्राप्त होती है। आइए प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं। इन सभी प्रॉब्लम की जैसा इंटरनल शुरू होंगे इंटरनल फ्लो के बारे में बात करें तो हमारा ओनली पर्सन लॉस हो जाएगा। हमारी लाइन का अधिक मात्रा में रिएक्शन इकट्ठा हो गया। इसको क्लियर करने के लिए एक्सटर्नल मोड की जरूरत पड़ी। पार्ट छोटा करने तरह पार्ट रेजो लगा खतरा में उड़ गया जिससे ऑपरेटर हो रहा फटिक नहीं लगा। एक्सटर्नल प्रभाव की बात करके कस्टमर लाइन की होने की संभावना बढ़ गई। परफॉर्मेंस पुअर होने लगा, प्लांट का पीपीएम इंक्रीज होने लगा, सेल रिड्यूस होने लगा, रिजेक्शन पर इंक्रीज होने लगा। इस समय डिलीवरी फेलियर होने लगा और कस्टमर हमसे अनहैप्पी रहने लगा। मालती में एक्टिव मैनेजर लोड नॉट आउट की कमी को दूर करना। हमारी कंपनी ने रिलेक्शन को 80% कम करने का टारगेट दिया बट हमारी टीम ने इसको 90% कम करने का विराट टारगेट दिया। इसमें फाइनल सभी प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। उसके बाद हम सभी रिजेक्शन का डाटा एक्सट्रैक्शन करते हैं और F2 माइनस F1 लोड को शिफ्ट बाय चेक करते हैं जिसमें हमें कुछ खास अंतर नहीं मिलता है। उसके बाद हमने ऑपरेटर बाय चेक किया जिसमें भी कुछ खास अंतर नहीं मिला। उसके बाद हमने पार्ट नंबर लेवल बाय चेक किया जिसमें भी कुछ खास अंतर नहीं मिला। आइए हम सब मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। हो सकता है पेपर अनस्किल या सेमी स्किल हो सकता है सीट ड्राइव में फेल आउट हो गया, हो सकता है पिस्टन में ग्रीस लगी हो सकता है सिलेंडर में मेरा लीकेज हो सकता है बैलेंसिंग सिस्टम में लगाया गया हो सकता है आपने स्क्रीन पास मिस कर दिया हो सकता है कार्ट्रिज का लीक कर दिया
मशीन की प्रोग्रामिंग ही नहीं की गई हो हो। सकता है एडेप्टर की ओरिंग कटी हुई हो। ये सभी प्रॉब्लम लेकर हमने फिजिकल डायग्राम में सब मैन मशीन मटेरियल मेथड में डिवाइड किया, ऐसे शुरू किया। हम स्टेप 6 में सभी रूट कॉज को फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैंने टेस्टिंग मशीन का मेन एक प्रेशर चेक किया, जो स्पेसिफिकेशन की रिगार्डिंग 6 से 8 बार होना चाहिए, जो मुझे 7 बार मिला, जो कि ओके था। इसके बाद मशीन का मैंने बैलेंसिंग चेक किया, जो कि सिस्टम ओके था। इसके बाद हमने एडाप्टर की टाइटिंग को चेक किया, जिसका टार्क 7.5 से 8.5 मीटर होना चाहिए, जो कि 8.2 मिला, जो कि ओके था। उसके बाद मैंने प्रोग्रामर की सहायता से मशीन की प्रोग्रामिंग को चेक किया, जो कि मुझे ओके मिली। उसके बाद मैंने मशीन का वर्तन लेवल को चेक किया, जो कि हमें ओके मिला। इसके बाद मैंने हार्डवेयर कोड के साथ सॉल्यूशन की मदद से चेक किया, तो हमें हमारे लीकेज मिला, जो कि एक समस्या का सिग्निफिकेंट कॉज हो सकता है। इसके बाद हमने ऑपरेटर का स्कीमेटिक चेक किया और पाया कि सभी ऑपरेटर ट्रेंड थे। इसके बाद हमने हार्डवेयर कोड के इंटरनल सॉफ्टवेयर को चेक किया, जहां कोई स्केच अपडेट नहीं मिला। इसके बाद हमने एडाप्टर की ओरिंग को विजुअली चेक किया, पाया कि ओके थी। उसके बाद हमने चेक किया पोर्ट्रेट की लिप्सी तो कोई कटी हुई तो नहीं है, जो कि हमें ओके मिली। इसके बाद हमने हार्डवेयर बॉडी पे बिग ओरिंग चेक किया, जो कि हमें ओके मिला। इसके बाद हमने लाइट में ओरिंग के वैल्यूएशन को चेक किया, इसका स्पेसिफिकेशन 4.2 से 4.8 होना चाहिए। मोबाइल से हमने ऑब्जर्व किया तो 3.7 से 4.8 मिला, जो कि एक समस्या सिग्निफिकेंट कॉज हो सकता है। उसके बाद हमने चेक किया ऑपरेटर ने स्प्रिंग पासवर्ड तो मिस नहीं कर दी, जो कि हमें ओके मिली। उसके बाद हमने चेक किया ऑपरेटर ने लिप सील तो मिस नहीं कर दी, जो कि हमें ओके मिली। लेकिन जब हमने चेक किया पोर्ट्रेट पर डस्ट है कि नहीं, तो वहां पर मुझे डस्ट मिला, जो इस समस्या का सिग्निफिकेंट कॉज हो सकता है। स्टेप 7 हम सभी रूट का साथ एनालिसिस करेंगे। हमने अपने सभी प्रॉब्लम का सबको फैक्टर की एनालिसिस के अकॉर्डिंग चेक किया। हमें वहां पे रिजल्ट तीन प्रॉब्लम मिली। पहली प्रॉब्लम पोर्ट्रेट का फॉरेन पार्टिकल मिल जाता, दूसरी प्रॉब्लम हाइड्रोलिक कनेक्टर की ओरिंग कटी हुई मिल रही थी, तीसरी प्रॉब्लम ओरिंग के साइड में वेरिएशन मिल रहा था। इन्हीं तीन प्रॉब्लम को लेकर हमने सिमुलेशन ट्रायल शुरू किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने हाइड्रोलिक की ओरिंग को रिप्लेस किया, असली पार्ट को रीचेक किया। टेस्टिंग में एक बात आया कि ऑप्शन को पहले 10 नंबर आना था, वो खर्चा हमारा 0 गया। इसलिए यही हमारी इस समस्या का सिग्निफिकेंट कॉज है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमने सभी क्वार्टर्स को अच्छी तरह क्लीन किया और रिजेक्ट कंपोनेंट पे रिप्लेस किया, परफॉर्मेंस टेस्टिंग मशीन पे चेक किया और हमारा F1 लोड ऑटो पे जो 10 नंबर था घट के 0 हो गया। इसे 80 तो यही समस्या का सिग्निफिकेंट कॉज है। फिर हमने लाइन में लगे सभी ओरिजिन चेक किया, उसको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में डिवाइड किया। मोबाइल में हमने दोनों ग्रुप के ओरिजिन चेक किया। ग्रुप 1 का ओरिजिन 4.2 से 4.6 मिला, जो कि एस पे स्पेसिफिकेशन ओके था, बट ग्रुप 2 का ओरिजिन 3.7 से 4 मिला, जो कि एस पे स्पेसिफिकेशन नॉट ओके था। जैसा कि हम प्रोग्राम में देख सकते हैं। अरे ग्रुप 2 साइड की ओरिजिन का मॉनिटर बाद में यूज होती है। और चलो चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लस्टर को की ओरिजिन का स्पेसिफिकेशन 4.8 से ±0.3 है, जबकि मोनेटाबाद की ओरिजिन का स्पेसिफिकेशन 3.8 से ±0.3 है। अरे ये तो ओरिंग मिक्सअप का केस है। इसके इफेक्ट्स को समझने के लिए हमने ग्रुप 1 साइज की ओरिंग को जब परफॉर्मेंस टेस्टिंग मशीन पर असेंबल करके चेक किया, तो पाया कि सभी कंपोनेंट हमारे ओके। लेकिन जब हमने ग्रुप 2 साइज की ओरिंग को असेंबल करके परफॉर्मेंस टेस्टिंग मशीन पर चेक किया, तो पाया कि F2- F1 नॉट ओके, जिससे सिद्ध होता है कि सिग्निफिकेंट कॉज है। अब हम सभी सिग्निफिकेंट कॉज को बाय बाय एनालिसिस करेंगे। मिस्टर स्मिथ, क्या आप हमें बता सकते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग मशीन पर लीक क्यों आ रहा था? फिर हमने कैरेक्टर ओरिजिन कर दिया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास हमने समझ रहा है बेरा होता था। ऐसा क्यों हुआ? ओरिजिन को बेरा होने से पहले रिप्लेस नहीं किया गया। और मिस्टर स्मिथ जी, आपने इसे पहले रिप्लेस क्यों नहीं किया? क्योंकि ओरिजिन की लाइन में इक्विवेलेंसी पहले से डिटेल नहीं थी। यही समस्या का रियल रूट कॉज है। लक्ष्मण जी, क्या बता सकते हैं पोर्ट्रेट का फॉरेन पार्टिकल क्यों मिल रहा था? हमारे इधर जो भी पार्ट प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि टाटा है तो क्लीन करने का कोई प्रोसीजर नहीं है। ऐसा क्यों था? वो छोटा और एक कारण साफ करने वाला मुश्किल था। ऐसा क्यों था? क्योंकि टाटा है तो प्रॉपर साफ करने का हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस अवेलेबल नहीं था। जी हाँ, यही समस्या का रियल रूट कॉज है। मिस्टर स्मिथ, क्या आप बता सकते हैं ओरिजिन की सारी वेरिएशन को दूर करने के लिए हमने क्या किया? पीटर को इस लोकेशन में मिक्सर ओरिजिन मिला था। उसे मिक्सर ओरिजिन क्यों मिला था? मिक्सर मतलब ने सभी ओरिजिन एक साथ रख दिए थे। उसने ऐसा क्यों किया? पोर्ट्रेट का मतलब ओरिजिन से डिफरेंशिएट नहीं कर पाया था, ऐसा क्यों था? क्योंकि ओरिजिन का साइज सिमिलर था। जी हाँ, यही समस्या का रियल रूट कॉज है। स्टेप 1 में हम सॉल्यूशन का डेवलपमेंट करेंगे। फॉरेन पार्टिकल को क्लीन करने के लिए क्या हम मशीन का यूज कर सकते हैं? नहीं, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी घटेगी, पार्टी घटेगी और कॉस्ट पर इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या कार्ट्रिज को क्लीन करने के लिए एयर गन प्रोवाइड करेंगे? जी हाँ, ये सही उपाय है। इससे हमारी क्वालिटी प्रोडक्टिव कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाइड्रोलिक कनेक्टर बिजली की कमी को दूर करने के लिए आप हाइड्रोलिक कनेक्टर को चेंज कर सकते हैं। जी नहीं, इससे हमारी टूलिंग कॉस्ट पर इफेक्ट पड़ेगा। क्यों हम इसकी ओरिजिन को क्यों रिप्लेस कर रहे हैं? जी हाँ, ये सही सुझाव है। इससे हमारी टूलिंग कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओरिजिन के वेरिएशन को दूर करने के लिए हम क्या नया लोकेशन सेपरेट कर सकते हैं। जी हाँ, ये सही उपाय है। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी क्वालिटी कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसी सभी एक्शन के रोल रिस्पांसिबिलिटी को डिसाइड किया। सर, नए हम सभी अपने सॉल्यूशन के साइड इफेक्ट की जांच करेंगे। इतनी सभी सॉल्यूशन लेने से क्या मतलब बढ़ गया? नहीं। क्या हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई? नहीं। इसकी जॉब गई? नहीं। इसके डाइव हुआ? नहीं। इसका काम बढ़ गया? नहीं। स्टेप 10 में सॉल्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ऑफ करने की कमी को दूर करने के ओरिजिन को रिप्लेस कर दिया। इसी चेंजिंग प्रोडक्टिविटी को हमने स्लाइड में ऐड कर दिया ताकि
दूर करने के 5 एक्शन लिए। सबसे पहले मैंने लाइन में जाके ओरिजिनल सेग्रीगेशन किया, उसके बाद मैंने स्टोर में जाके सभी ओरिजिनल सेग्रीगेशन किया, लास्ट में सभी ओरिजिनल लाइन लोकेशन क्रिएट किया। उसके बाद हमने लाइन पर आके सभी रिजेक्ट कंपोनेंट में और इनको रिप्लेस किया और परफॉर्मेंस टेस्टिंग मशीन पे चेक किया, जो कि ओके होने लगा। उसके बाद सभी ऑपरेटर इंस्टॉल पर्सन को छोटी-छोटी चीजों के बारे में समझाया। अब इस लेवल में अपने रिजल्ट इंटरनल से वो क्या करेंगे। जैसे हमने सभी एक्शन ली, जैसा कि आप देख सकते हैं F1 F2 F1 और घट के 0 हो गए। साथ ही साथ हमारा F1 डॉट के ऑब्लिक भी घट के 0 हो गया और हमारा ओवरऑल रिजेक्ट 90% कम हुआ, जिससे हमारा विराट टारगेट कंप्लीट हुआ। इस विराट टारगेट के कंप्लीट होते ही हमारी लाइन का ओवरऑल रिजल्ट 16.67 से घटकर 1.14% हो गया। साथ ही साथ हमें इसके कॉस्ट पे इफेक्ट है, मेटेरियल का ऑब्जेक्ट बैलेंसिंग पॉइंट 3 लेगा, वो घटकर हमारा 0 हो गया। इसमें भी गलती मैंने हमारा 9 टाइम था, वो घटकर हमारा 0 हो गया। हमने मात्र 7.23 लेगा क्वेश्चनिंग किया, हमने साल में लगभग 87 लाख पर का क्वेश्चनिंग अचीव किया। साथ ही साथ हमारी प्रोडक्टिविटी 20% इंक्रीज हुई। हमने डिसमेंटल एरिया से एक मैनपावर सेव किया। साथ ही साथ हमारा एफपीवाई 83.3 से बढ़ के 99.7 हुआ। इसकी से पढ़े से हमें कुछ टेंशन बेनिफिट भी हुए, हमारी प्रोडक्टिविटी 20% इंक्रीज हो गई, रिएक्शन हमारा 15% कम हो गया। हमने साल में लगभग 87 लाख पर का क्वेश्चनिंग अचीव किया। हम कस्टमर को ऑर्डर डिलीवरी देने लगे, इससे हमारा मोरल भी इंप्रूव हुआ। हमारे बिना टारगेट पूरा होते हैं। हमने अपने लाइन के सारे डॉक्यूमेंट जैसे ओएस पीएफएम में पीडीएफ सेक्शन सीएलआई एलएलसी को ब्रेक किया ताकि हम इसमें ऐसी प्रॉब्लम ना आ सके। इसका प्रॉब्लम भला बहुत रिव्यू करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 12 पीसी वर्कलोड की सहायता से हमने सभी QCC की सारी एक्टिविटी को सही समय में पूरा किया और इस QCC को करने के लिए हमने एक्सेप्टिव ट्राई करोटर रिस्पॉन्स डायग्राम हिस्टोग्राम एफटीए आज का यूज किया है। अब हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है मॉडरेटर लाइन रिजेक्शन टॉप कवर लीक को कम करना। धन्यवाद। Thank you.